नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए लेखिका पूनम अहमद जी की लिखी कहानी मन की दराज से। नित्या ने घर के काम से फ्री होकर फोन उठाया। फेसबुक खोलते ही उसका खून जल गया। जयश्री ने एक प्रतिष्ठित पत्रिका में अपनी नई प्रकाशित कहानी की फोटो डाली थी। नित्या उसकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट्स की बाढ़ देखकर मन ही मन उसे कोसने लगी कि इसे कोई काम नहीं है क्या। फिर एक कहानी लिख दी। वैसे तो कहती है कि बहुत व्यस्त रहती हूँ, लिखने का समय कैसे मिल जाता है। झूठी कहीं की। मैं इससे अच्छा लिखती हूँ, पर क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। नित्या मन ही मन फूकी जा रही थी। तभी उसके फोन पर जयश्री का नंबर चमका। नित्या का मन हुआ कि जयश्री से कभी बात न करे, उसका फोन ही न उठाए, पर बहुत बेमन से फोन उठा। हेलो कहा तो जयश्री ने अपने सदाबहार चहकती आवाज में कहा, नित्या यह तो साउंड इतना लो क्यों कर रही है? भैया को फिर से झगड़ा करके ऑफिस भेजा है क्या? नित्या ने फीकी सी नकली हंसी हंसते हुए कहा, नहीं ठीक हूं, बस आज लेट उठी तो सब काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाए, इसलिए थक गई हूं। जयश्री ने शरारत से कहा, क्यों भाई, लेट क्यों उठी? तुम्हारे बच्चे हॉस्टल चले गए तो तुम्हारा सेकंड हनीमून शुरू हो गया क्या? नित्या आज चिढ़ी बैठी थी, बोली, ऐसा कुछ नहीं है। देर रात तक फेसबुक पर कश्मीर फाइल्स पर सब ज्ञानी लोगों की पोस्ट पढ़ती रही। ट्विटर पर भी नामी लोगों की बहस पड़ती रही। कब 3 बज गए पता ही नहीं चला। तू बढ़िया है, इन सब बातों में अपना टाइम खराब नहीं करती। फिर उसके मन की जलन बाहर आ ही गई। जब मर्जी लिखने बैठ जाती है, तेरी ऐश है भाई। अरे इसमें ऐश की क्या बात हो गई? मैं समझी नहीं। भाई तुझे लिखने के लिए इतना समय मिल जाता है, यहाँ तो घर के काम में फंसकर सारा लेखन ठप पड़ा रहता है। आज नित्या का मूड सचमुच बहुत खराब हो गया था। अंदर की जलन रोके नहीं रुक रही थी। जयश्री ने शांत स्वर में कहा, नित्या मुझे भी घर के काम है, दोनों बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं और तू तो मुझसे भी अच्छी लिखती है। बस तू उन बातों में टाइम खराब कर देती है जिनमें नहीं करना चाहिए। जरा बताना किस चीज में मैं अपना टाइम खराब करती हूँ? सोशल मीडिया पर। तो क्या करंट इशू पर नजर न रखें? बिल्कुल रखें, पर तुम तो लोगों की बहस पढ़कर अपना टाइम खराब कर देती हो। उतने टाइम में तो तुम आराम से अपना शौक पूरा कर सकती हो। सोशल मीडिया पर जाओ, पर कुछ टाइम मैनेजमेंट के साथ। अच्छा चल, बाद में बात करते हैं। आज नित्या को जयश्री की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। वह माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर मन ही मन जलती कुटती रही और बीते 5 साल उसकी आंखों के आगे न चाहते हुए भी तैरने लगे। सोशल मीडिया पर ही नित्या और जयश्री की दोस्ती हुई थी। दोनों को लेखन का शौक था और दोनों ही एक दूसरे की लिखी कहानियां पसंद करती थीं। नित्या अलवर में और जयश्री चंडीगढ़ में रहती थी। दोनों ही फेसबुक फ्रेंड्स बनी। फिर फ़ोन नंबर लिए दिए गए। अब दोनों बेस्ट टाइप फ्रेंड्स थीं। दोनों को शुरू में लगा कि चलो, अपने जैसे शौकों वाले इंसान के साथ बातें करने के लिए कितना कुछ होता है। किताबों की बातें, पत्रिकाओं की बातें, लेखकों की बातें। दोनों अक्सर अपने अपने पति के ऑफिस जाने के बाद थोड़ी देर ज़रूर बातें करती। पर जैसे कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब दिलों का प्यार ईर्ष्या नाम की दीमक चाटने लगती है, कब दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते में जलन बराबरी अपनी पैठ बना जाती है। फिर जब दो में से किसी एक के दिल में भी ये भाव आ जाए तो उस रिश्ते को ख़त्म होते देर नहीं लगती। पता नहीं इन भावों को एक बार नित्या ने अपने दिल में जगह दी तो दिन ब दिन उसका मन कुंठित होता गया। अब धीरे धीरे 5 सालों में नित्या जयश्री को अपनी दोस्त नहीं, एक कॉम्पिटिटर समझने लगी थी। उसके मन की जिस दराज में जयश्री की निश्चल दोस्ती, स्नेह और अपनापन था, उस जगह अब सिर्फ गुस्सा, जलन और बुराई जम गई थी। कोमल भाव इस दराज से जैसे नित्या ने बाहर निकालकर फेंक दिए थे। जयश्री अपने काम से काम रखने वाली इंसान थी। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं हुआ कि जब वह खुशी खुशी नित्या को बताती है कि कैसे उसने अपने व्यस्त समय से कुछ पल निकालकर एक कहानी लिखने की कोशिश की है। अब पहले की तरह नित्या उसकी लगन को नहीं सराहती। अब जब नित्या कहती है कि तुम्हें तो पता नहीं कैसे इतने आइडियाज आते हैं, तुम्हें तो लिखने के अलावा कोई काम ही नहीं, तो नित्या की आवाज़ में आई चिढ़ पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह तो पहले की तरह अपनी हर रचना को लिखने भेजने की प्रक्रिया नित्या से शेयर करती रही। पर जब नित्या ने उससे पढ़ने लिखने की बातों की जगह मौसम, राजनीति की बातें बस फ़ोन पर एक औपचारिकता निभाने के लिए शुरू कर दी तो जयश्री चौंकी। उसने नित्या से प्यार से पूछा,
क्या हुआ नित्या, आजकल तुम कुछ लिख नहीं रही? बस तुम लिख रही हो ना, काफी है, तुम खुश रहो। अरे क्या बात हुई, हम दोनों ही लिखते आए हैं ना, दोनों ही लिखेंगे। नित्या पहले की तरह न लिखने के लिए समय निकाल रही थी, न कुछ सोचती विचारती थी। आजकल उसका सारा खाली समय सोशल मीडिया पर बीत रहा था। क्रिएटिविटी कम होती जा रही थी और जयस्वी की लगन और मेहनत देखकर खुद सुधरने के बजाय बस ईर्ष्या में डूबी रहती। जयस्वी के साथ मिलकर उसने एक उपन्यास लिखने का विचार बनाया था। अब कहाँ जयस्वी के 3 उपन्यासों ने धूम मचा दी थी, वहीं नित्या ने अपने उपन्यास को हाथ भी न लगाया था। जयस्वी के एक उपन्यास ने एक बड़ा पुरस्कार क्या जीता। नित्या ने उससे कन्नी काटनी शुरू कर दी। पहले रोज होने वाली बातें 2 दिन के अंतराल पर होने लगी, फिर 1 हफ्ते के अंतराल पर, और फिर कभी कभार रस्म अदायगी। जयस्वी और नित्या को अब एक दूसरे के बारे में फेसबुक से ही पता चलता। जहां इतने गैर आजकल सोशल मीडिया से जुड़कर अच्छे दोस्त बन जाते हैं, वहीं सोशल मीडिया से ही दोस्त बनी ये दोनों अब एक दूसरे से अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगी थी। नित्या को उसकी जलन उसे बहुत पीछे लिए जा रही थी। जयस्वी की आदत थी कि उसकी कोई भी रचना कहीं छपती वह सोशल मीडिया पर जरूर डालती, जिसे देखकर नित्या उसे मन ही मन कोसती। वह अब बस यही देखती कि किसने क्या पोस्ट किया, क्या ट्वीट किया, फिर किसे ट्रोल किया गया, फिर क्या बहस हुई, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लेखक क्या लिख रहे हैं, किसे बुरा कह रहे हैं। अपनी फोटोज डालती, उनके लाइक्स और कमेंट्स गिनती, कभी खुश होती कभी मायूस होती। धीरे धीरे दोनों सहेलियां एक दूसरे से दूर होती गईं। सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा समय बिताने की गलती नित्या समझने को तैयार नहीं थी। उसके पति भी उसे कई बार टोक चुके थे कि वह बस फ़ोन लेकर बैठी रहती है, लिखती पढ़ती नहीं है, पर उसके कानों पर जू भी नहीं रेंग रही थी। उल्टा सभी लेखिकाओं की उपलब्धियां देख देख कर चिढ़ती रहती। खास तौर पर जयश्री से तो उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी थी कि कई बार सोचती उसे ब्लॉक ही कर दे। न उसकी छपी कहानियों की उसे कोई तस्वीर दिखेगी, न उसका खून जलेगा। नित्या सचमुच बहुत अच्छा लिखती थी, पर अब सोशल मीडिया का चस्का उसे ले डूबा था और रही सही कमी ईर्ष्या के भाव ने पूरी कर दी थी। अब उसके मन में लेखन के लिए नए नए विचार न उठते। पहले की तरह अब बात बात में उसे विषय न सूझते। फिर एक दिन नित्या के जीवन में आई सुरभि। उसके पड़ोस में आया यह नया परिवार उसे पहली नज़र में खूब भाया। सुरभि का एक ही बेटा था। उसके पति नवीन अक्सर टूर पर रहते। नित्या की उससे दोस्ती दिन ब दिन खूब बढ़ती गई। वह अब लगभग रोज शाम को सुरभि के घर चली जाती तो कभी उसे बुला लेती। सुरभि की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जितनी नित्या की थी, पर नित्या उसे सचमुच बहुत स्नेह देती, उसके हर काम आने के लिए तैयार रहती। जब सुरभि को पता चला कि नित्या एक अच्छी लेखिका भी है तो उसके लिए उसके दिल में सम्मान और बढ़ गया। सुरभि का साथ नित्या को अच्छा लगता। वह शाम होते ही सजती संवरती और फिर सुरभि के साथ शाम की सैर पर जाती। अब कभी कभी नित्या कुछ लिख भी लेती। अचानक सुरभि ने नित्या से दूरी बनानी शुरू कर दी तो नित्या को जैसे एक झटका लगा। वह हैरान थी कि वह तो इतना प्यार करती है, फिर सुरभि अब उससे न मिलने के बहाने क्यों बनाने लगी है। कभी ताला लगाकर उसके आने से पहले ही सैर पर चली जाती, कभी उसका फोन भी न उठाती। नित्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मन हुआ कि वह उससे साफ साफ पूछेगी कि क्या उसकी कोई बात उसे बुरी लगी है। नित्या ने कोई कहानी लिखी थी, वह छपी तो पत्रिका लेकर नित्या खुशी खुशी सुरभि को दिखाने गई। सुरभि ने बेमन से उसे आकर बैठने के लिए कहा। नित्या को बुरा लगा, पर वह आज सुरभि से पूछने आई थी कि उसे उसकी कौन सी बात बुरी लग गई है। सुरभि ने कहानी की तस्वीर देखकर कहा, बड़ी ऐश है आपकी। अरे कैसी ऐश? यही कि सज धज कर घूमते रहो, मूड हुआ तो लिख लो, सारे शौक पूरे कर लेती हैं आप। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह अपना टाइम पास भी कर लेती हैं। एक हम हैं कि घर के कामों से ही फुर्सत नहीं। नित्या के सामने जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। उसे लगा उसके सामने सुरभि नहीं एक नित्या बैठी है और उसकी खुद की जगह जयश्री बैठी है। उसे जयश्री को कही अपनी बात याद आई। नित्या ने कहा, कैसी बात कर रही हो सुरभि? मैं तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ टाइम बिताने आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा साथ। हाँ जानती हूँ, अच्छा ही लगता होगा यह दिखाना कि देखो मेरे पास कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, देखो मैं कहानियां भी लिख सकती हूँ। आप बस मेरे सामने शो ऑफ करने आती हैं, मैं आपका स्वभाव जान चुकी हूँ। नित्या की आंखों में इस अजीब से अपमान के कारण आंसू आ गए। वह वापस जाने के लिए उठ गई। सुरभि ने रोका भी नहीं। घर आकर वह अपमानित सी बेड पर लेट गई। सोचने लगी कि सुरभि ने जो भी कहा
ईर्ष्यावश कहा। सुरभि की बातों में सिर्फ ईर्ष्या थी, उसने तो कभी उसके सामने कोई भी शो ऑफ नहीं किया। अचानक उसे अपने ही दिमाग में चल रहा ईर्ष्या शब्द जैसे झकझोर गया। जो ईर्ष्यावश सुरभि ने उसके साथ किया, वह भी तो वैसा ही जयश्री के साथ कर चुकी है। जयश्री तो उसे हर जगह अपने साथ लेकर चलना चाहती थी। वह उसके साथ उतनी मेहनत नहीं कर पा रही थी, तो जयश्री के प्रति अपने मन में ईर्ष्या को जगह देकर इतनी निश्चल दोस्त को अपने से दूर कर बैठी है। उसे अपने प्रिय व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी की लिखी बात याद आ गई कि सच्चा मित्र वही है जो अपने दोस्त की सफलता को पचा सके। उफ, कितना सच है यह। वह अपनी इतनी अच्छी दोस्त को यूं ही खो बैठी थी। उसने जयश्री के प्रति अपने मन की दराज में रखे जलन, गुस्से और चिढ़ के भाव अचानक बाहर निकालकर फेंक दिए। ऐसा करते ही जैसे उसके मन का कोना कोना कोमल भाव से चहक उठा। अचानक उठी, अपना फोन उठाया और जयश्री का फोन नंबर मिला दिया। दोनों सहेलियां बहुत दिनों बाद फिर किताबों कहानियों की बातें कर रही थीं। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी मन की दराज से।